बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सबसे पहले डेफिनेटली हमने वही बात करनी कि सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत का जो दूसरा रोज़ है कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों ये इलेक्शन मुलतवी किए, क्यों नवंबर में ले गए 30 अप्रैल की तारीख, उस पर बात करनी। लेकिन इस केस में कुछ अहम तरीन पेशरफ्त हुई है जिसकी तरफ किसी की नज़र नहीं गई। मैंने कहा वो मैं आपको बता दूँ। वो नज़र ये है कि मामले के समाअत के दूसरे रोज़ अहम तरीन डेवलपमेंट वो ये है कि PDM की जमातों ने, यानी ये जो अलायंस है सारा बानमती का कुनबा, इन जमातों ने जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI, उन्होंने इस केस में जो अदालत अब आज दूसरा रोज़ा जिसको सुन रही है इसमें फ़रीक बनने का फ़ैसला कर लिया है। ठीक है, बाकायदा तौर पर यह दरख्वास्त उन्होंने दायर कर दी है। मकसद यह है कि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा लटकाया जाए, ज़्यादा लिंगर ऑन किया जाए, ताकि ये जो इलेक्शन की जो तारीख़ है वो उनके मतलूबा हदफ तक आ जाए। अगर वो 8 नवंबर नहीं, जो ये चाहते हैं कि शायद उस वक्त तक कुछ किया जा सके, वो असूल तो ये 8 नवंबर तक भी नहीं चाहते, लेकिन किसी तरीके से ये तारीख हासिल की जाए। जब फ़रीक़ैन की दरख्वास्त मंजूर होगी फिर फ़रीक़ैन के JUI का अपना वकील आएगा, वो अपने दलाइल देगा, पीपल्स पार्टी का अपना वकील आएगा, वो कुछ दिन अपने दलाइल देगा, इसी तरह नून लीग का अपना वकील आएगा, वो कुछ दिन दलाइल देगा। यानी जानबूझ के इस मामले को लिंगर ऑन करने के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, वक्त लगेगा, रखना डालना है जिस तरीके से भी है, अपने मसाइल भी उन्होंने रख दिया, मगर मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ है। इनको फ़रीक बनना चाहिए। फ़रीक बनेंगे ना तो कोई मसलियत वाली बात या कोई बीच की राह या कोई मुफाहमत वाली बात वो सामने होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी हल की तरफ जाएंगे। अब देखना ये कि बेंच इन्हें फ़रीक बनाता है या नहीं बनाता, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होगा कि बेंच के ऊपर डिपेंड करता है कि ये 5 वक्ती बेंच इनको फ़रीक बनाता है कि नहीं बनाता। अच्छा, यहाँ तो ओके। दूसरा, मज़ीद आज की समाअत में डायरेक्शन तय हुई। पता चल गया है कि इलेक्शन होने ही होने हैं अकॉर्डिंग टू आज सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे। आज जिस किस्म के फ़ैसले हो रहे हैं, जिस तरीके से माइंडसेट पता चल रहा है, जिस तरीके से चीज़ें मज़ीद क्लियर हो रही हैं, दोनों चीज़ें सबसे पहले बता दूँ ना। सबसे पहले उसका जिक्र करें जिसका कल से बड़ा शोर शराबा है जी, वो बड़े बंगड़े डोल ताशे चलाए जा रहे हैं कि बेंच टूट जाएगा, ये मर जाएंगे, वो हो जाएगा, फ्लाइंग तलवार चल जाएगी, ये होने जा रहा है, बगावत हो गई है, जो सब कुछ चल रहा है ना, उसका जवाब जी सबसे पहले सुन लें। सबसे पहले इस केस के दौरान ये बात अटॉर्नी जनरल साहब ने क्वेश्चन रेज़ किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल के इख्तलाफी नोट के बाद जो हुआ, उस सिचुएशन के बाद वो हुआ, तो आज जस्टिस मंदोखेल ने, जमाल मंदोखेल साहब ने खुद ही उस मामले को उड़ा के रख दिया, अपने इख्तलाफी नोट वाले मामले को। और इस तरह उड़ाया कि मैंने बोला जो शादियाने ढोल ताशे बजा रहे थे उन सब की तबीयत फ्रेश हो गई। उन्होंने कहा कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है, अटॉर्नी जनरल साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है, इसमें आप ना ही पढ़ें तो बेहतर है। टेक्निकली शटअप कॉल दी है जस्टिस बंदोखेल साहब ने कि हमारे इख्तलाफी नोट वाले मामले में ना ही पढ़ें, वो हमारा पिछले केस का वाला मामला है और ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला, आप प्लीज़ इसके अंदर ना ही आएँ। तो वो जो भंगड़े भुंगड़े डाल रहे थे ना, उनको ज़रा काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। तो वो जो अटॉर्नी जनरल ने एक प्लान बनाया हुआ था, जो कल ही अटॉर्नी जनरल मुंतखब हुए हैं, जो एक प्लान बनाया था वो प्लान सबूताज हो गया। ठीक है, वरना अगर ये केस उस इख्तलाफी नोट के साथ अटैच होता है तो जस्टिस मंदोखेल इस बेंच में हिस्सा ना होता है, क्योंकि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदोखेल ने वो इख्तलाफी नोट दिया था ना, वो इस केस का हिस्सा ना होते। तो बहरहाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब ने जस्टिस मंदोखेल साहब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा अपने साथी जज का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दिल के अरमान के आंसुओं में नहीं, कई चीज़ों में बह गए, तो वो बह गए हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने दूसरा एतराज़ लगाया था, वो भी सुन लें जी, कि वो जो 7 रुकनी बेंच था ना, उसके 4 जजेस ने उस दरख्वास्त को उड़ा दिया था कि सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इस पर बनता है कि नहीं बनता है। तो उन्होंने कि हमारा इस्तेहकाक है या नहीं है। कहते 4 जजेस ने इस दरख्वास्त को उड़ाया था, इसलिए आप ये केस नहीं सुन सकते। अटॉर्नी जनरल ने आज नया पंगा ये ज़रूर डाला था। चीफ जस्टिस ने कहा आप गलत बात कर रहे हैं, 1 मार्च का फैसला इस वक्त भी इंटेक्ट है। ठीक है, वाकई अगर खिलाफ होता तो जस्टिस बंदोखेल आज ना बैठे होते ना। उन्होंने कहा आज भी ये इंटेक्ट है, इंतखाबात का ऐलान सदर मुमलिकत कर चुके हैं, हमें उससे कोई इशू नहीं है। अब वो मामला अब नहीं है कि सदर मुमलिकत दे चुके हैं तारीख, अब हम उस केस पे नहीं सुन रहे हैं और अदालतों में जवाबी कार्रवाई भी चल रही है। मैंने कहा आज की कार्रवाई जो है ना, वो तारीख देने की नहीं है, इलेक्शन कमीशन को तारीख दी है नहीं दी है। आज की तारीख, आज की जो समाअत है वो इलेक्शन कमीशन की तारीख को मुअत्तल करना है।
कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अप्रैल की जो सदर मुमलिकत की तारीख थी उसको मअतल करके 8 नवंबर तक ले गए, जो 30 अप्रैल की तारीख थी उसको 8 नवंबर तक ले गए। उन्होंने कहा आज ये बिल्कुल डिफरेंट केस है। अच्छा, और उस केस का फ़ैसला हो चुका है और हम इसलिए बैठे हैं कि इलेक्शन होने या नहीं होने इस पर नहीं हम बैठे हुए, हम इस पर बैठे कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इस्तेकाक है कि उस तारीख को मअतल कर सके। तो ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि जो ये समझ रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के ऊपर बात होनी कि क्या वो सदर मुमलिकत से ऊपर है, तो ये चीज़ है। मैं कहा ये फ़ैसला हमने करना है, ठीक है। तो हम इस केस के ऊपर हैं, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसकी बात नहीं कर रहे। मामला अदालत ने भी कहा संजीदा है, तो अब प्लीज़ जस्टिस मुरीब ने कहा मामला संजीदा है तो तवज्जो उठाने की कोशिश ना करें। फिर बड़ा बच्चे ने चुप कर जा, ये वाला काम हुआ। लेकिन मामले से तवज्जो उठाने की कोशिश ना की जाए। कोई कानून, अदालत ने कहा ये तो तय हो गया ना, कोई कानून इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं देता कि वो इलेक्शन मुलतवी करता है, कोई कानून नहीं देता। और जस्टिस मुनीर ने यह भी कहा अगर इंतखाबात मुमकिन नहीं थे ना तो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रजू करना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। हमने फैसला दिया था और उसके बाद आपने तारीख को चेंज किया, इलेक्शन मुलतवी किए, नवंबर में ले गए अप्रैल से, तो आपको हमसे रब्ता करना चाहिए था। आप कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है कि ये फैसला करें इलेक्शन इस दिन नहीं करवाने, मैंने इलेक्शन उस दिन करवाने हैं, ठीक है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो गई है। अच्छा जी, दूसरा यहाँ तो हो गया। बहरहाल इस राउंड में मैं आपको इतना बता दूँ, यहाँ तक चीफ जस्टिस का मुझ समेत लोगों की अगर तनख्वाह में कट लगा दी जाए तो तब इलेक्शन हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इतना नागुज़ीर समझ रही है इस इलेक्शन को, ठीक है जी, अपने अहकामात की पैरवी करने के लिए। तो ये तय है कि इस राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक फ़तह मिली है इस वाले राउंड में, और अच्छी फ़तह है। और इलेक्शन कमीशन गलत डिक्लेयर हुआ है समाअत के दौरान, और अब सिर्फ फ्री कैन को सुनना, मुझे समझ तो आ गई है फ़ैसला क्या होना है, और फैसला इलेक्शन के ऊपर ही होना है। ये नवंबर की कोई समझ नहीं आ रही, मेरी समझ में नहीं आ रही इन समातों को देखते हुए। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, वजाहत उन्होंने दे दी है। वजह इसलिए कि भाई बड़ा शोर फुका मच गया, इंटरनेशनली बड़ा शोर मच गया है। इधर PTI ने डोज़र तैयार कर दिए में राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ के वज़ीर दाखिला जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है, एलिमिनेट करने की बात कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा खासा उनके ऊपर प्रेशर था। उस पर इमरान खान ने भी ये जवाब दे दिया था जब अदालत में उनसे पूछा गया था कि जी राना सनाउल्लाह आपको कह रहे हैं कि आप रहेंगे या हम रहेंगे। उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूँ कि दोनों रहें, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर ये तय है कि वो नहीं रहेंगे, हम रहेंगे। तो उनका जवाब इमरान खान साहब का भी इतना तगड़ा था, तो उन्होंने कह दिया कि जी बहुत प्रेशर था। उन्होंने कहा कि मैं तो इमरान खान के सियासी वजूद को ख़त्म करने की बात कर रहा था। वो कह रहे बाजी डर गई वाला। भाई सियासी वजूद जब आपने ख़त्म करना तो ये कहते हैं कि चाहे हम या वो रहेगा या हम रहेंगे, और चाहे इसके लिए हमें कोई जमहूरी कदम उठाना पड़े या गैर जमहूरी कदम उठाना पड़े। गैर जमहूरी सियासी चीज़ें होती हैं, जी हाँ। तो बहरहाल उनका सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छे से अपडेट हो गया। दूसरा ना, आखिर में मैंने एक चीज़ बतानी थी। फवाद चौधरी साहब ने बहुत चुपता हुआ ट्वीट किया, नंगा कर दिया हमारे पूरे सिस्टम को, अलिफ नंगा उन्होंने किया, और बहुत अजियतनाक ट्वीट उन्होंने किया। उन्हें खबर दी इस ट्वीट के अंदर और बताया कि हमारे सिस्टम की औकात क्या है, हमारे सिस्टम में एक पाकिस्तानी की औकात क्या है, ये उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि शाहिद हुसैन PTI के टास्किंग को इमरान खान ने रखा था कि उनको मैनेजमेंट करते हैं, उनको सब कुछ करते हैं। मैंने को बताया कि लिबर्टी से उनको उठाया गया था, आज तक नहीं पता किसने उठाया था, आज तक किसी चीज़ का नहीं पता। पुलिस ने उठाया था, FI उठाया था, किसी एजेंसी ने उठाया था, नहीं पता चला ना, काफ़ी दिन हो गए थे इस बात को। उन्होंने कहा उसको उठाया गया था, लिबर्टी से उठाया था ना। फवाद हुसैन ने कहा कि शाहिद हुसैन रिहा हो गए हैं, वो रिहा कर दिया गया है सिर्फ क्योंकि वो बरतानवी शहरी थे शाहिद हुसैन। उन्होंने कहा सिर्फ बरतानवी सफारत खाने की एक फ़ोन कॉल काफ़ी थी और शाहिद हुसैन की रिहाई हो गई। उन्होंने कहा ये कुल औकात है हमारे सिस्टम की कि बरतानी सफारत खाने से एक फ़ोन कॉल आई और उनका शहरी रिहा हो गया। उन्होंने कहा अज़हर मशवानी, हसन न्याजी और दर्जनों अहमक थे जो पाकिस्तान के शहरी रहे, बाहर दुनिया ज़िंदगी गुजारी, शहरियत इख्तियार नहीं की। जो पाकिस्तान के शहरी रहे, वापस आए, उन्हें मालूम नहीं था कि पाकिस्तानियों की हैसियत क्या है। रियासत के नज़दीक पाकिस्तानी होना ग़ुलामी है, ग़ुलाम होना है। तो मेरा ख्याल है PTI काफ़ी ज़्यादा मवाद इकट्ठा कर चुकी है टॉर्चर्स के ऊपर, गुमशुदगियों के ऊपर,
और इस सिलसिले में आज फवाद चौधरी और शीरीन मज़ारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी हुई है, तो दुनिया के सामने रखने जा रहे हैं बहुत कुछ। हाँ, ये टॉर्चर, तशद्दुद और ज़िल्ले शाह से लेकर दीगर चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक आगे कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।